ये आईवीएफ जो एक कहा जाए एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन आप लोगों के लगातार निरंतर प्रयास से जो है ये एक आसान प्रक्रिया हो गई है। लोगों के भी समझ में आने लगी है, लेकिन कुछ मन में उनके दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं। क्या लगता है आईवीएफ कितना सक्सेस है आज के दौर में? मतलब अब आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि टेस्ट ट्यूब को लेकर एक सबसे बड़ी मेंटेलिटी लोगों में ये है, सोचते ये हैं कि टेस्ट ट्यूब मतलब कोई ऐसी परख नली होगी और परख नली के अंदर बच्चे को बनाया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट करते हैं आप लोग। तो ऐसा कुछ ये एक मिथ है, जो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने जैसे बताया कि ज़रूरी नहीं कि पुरुष में ही दिक्कत हो या फिर महिला में ही दिक्कत हो, दोनों में भी दिक्कत हो सकती है और एक में भी दिक्कत हो सकती है। यदि पुरुष में दिक्कत है, उस दौरान फिर आप लोग क्या मतलब कदम उठाती हैं कि एक स्वस्थ बच्चा जो है परिवार को मिल पाए? एक सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने बताया कि ये बच्चे टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि माँ के गर्भ में पलते हैं और फिर उसके बाद इस दुनिया में और उनके माँ और बाप के बेहतर कल के लिए वो इस दुनिया में आते हैं। उन बच्चों में और आम बच्चों में इसको लेकर एक मिथ है कि वो बच्चे बेहद सेंसिटिव होते हैं, वातावरण नहीं झेल पाते, सर्दी खांसी बुखार ये सब समस्याएं होती हैं, बल्कि एक आम बच्चा जो एक नॉर्मल प्रोसेस से होता है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा रहता है? एक दिमाग में लोगों के प्रश्न ये है कि टेस्ट ट्यूब में यदि हम बच्चा मतलब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारे लड़का ही होगा, और इसके लिए मतलब डॉक्टर से हम मतलब कुछ ऐसा डॉक्टर्स के पास प्रक्रिया होती है कि टेस्ट ट्यूब में केवल लड़के ही लड़के होते हैं। एक परिवार को इन प्रक्रियाओं से गुजरना, तो यदि देखा जाए तो सीधी, रीवा, सतना, सिगरौली तक का आपका पूरा सेंटर है, केंद्र है। तो अमूमन एक आईवीएफ प्रक्रिया में कितना खर्च हो जाता है, कितना खर्च आ जाता है लगभग? क्योंकि इसका कोई तय रेट तो है नहीं, अब आप लोग प्रक्रिया बता पाएंगे तो मतलब इसका कॉस्टिंग क्या आती है एक बार प्रक्रिया फॉलो करने में? बघेली न्यूज़ चैनल के एक नए शो में अपना के स्वागत है। नया शो है हेलो डॉक्टर। अपना के स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ा यह कार्यक्रम जो अपना के बेहतर स्वास्थ्य खातिर और जीवन के रोज़मर्रा में आवे वाली दिक्कतन से जुड़ी, स्वास्थ्य समस्या से जुड़ी यह खास जो है शो है हेलो डॉक्टर। आज हमारा खास मेहमान हैं डॉक्टर बीना मिश्रा, जे आईवीएफ के स्पेशलिस्ट हैं, और के साथ साथ अपना के साथ एक बड़ा नाम यह जुड़ा है कि अपना के द्वारा विंध्य माँ प्रथम आईवीएफ के नाम से सेंटर चलावा जाते हैं, जो 2 जगह सेंटर है अपना के सीधी और रीवा में, और वो के साथ साथ सिगरौली और सतना में क्लिनिक के माध्यम से आईवीएफ सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 1000 से अधिक आईवीएफ केसेस आज तक जो है अपना कह चुकी हैं, जो उन्हें माँ 50% से अधिक सफल केस अपना के द्वारा कीन गए। तो आईवीएफ का आए और आईवीएफ में आवे वाली जटिलता का होती और का कुछ सावधानी रखे जाती है आईवीएफ जो प्रक्रिया में, वह सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे हेलो डॉक्टर से। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए शो में, और ये पहला एपिसोड है, इसलिए मतलब हमारे दर्शक भी काफ़ी उत्साहित होंगे और हम चाहते हैं कि पहले तो आपका अभिवादन किया, आपका स्वागत, अभिनंदन है। और ये आईवीएफ जो एक कहा जाए एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन आप लोगों के लगातार निरंतर प्रयास से जो है ये एक आसान प्रक्रिया हो गई है। लोगों के भी समझ में आने लगी है, लेकिन कुछ मन में उनके दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं। क्या लगता है आईवीएफ कितना सक्सेस है आज के दौर में? पहले तो मैं आपका और आपके इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मौका दिया और पहले ही एपिसोड में मुझे पहला स्थान मिला, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आईवीएफ की जटिलता, आईवीएफ क्या है कि नाम बहुत बड़ा है, टेस्ट ट्यूब बेबी, लोग सुनते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी। हम लोग जब छोटे थे तो किताबों में पढ़ते थे टेस्ट ट्यूब बेबी, तो दिमाग में था कि टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या। तो मैं जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सीधी बहुत छोटी जगह है
और सीधी से जुड़ा जो हमारा पूरा विंध्य है, मतलब जब मैंने जब शुरू किया था 2016 में, तो यहाँ पे इलाज था, इनफर्टिलिटी के पेशेंट बहुत ज़्यादा थे लोगों के, जैसे लोग बहुत 20 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी के, और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती थी कि भाई उनको खुद ही समझ में नहीं आता था कि दिक्कत क्या है। यूजली लोग महिला को ही बोलते हैं कि महिला में ही दिक्कत है, फिर पुरुष की दूसरी शादी कर देते थे, बहुत सारी दिक्कतें, ऐसे सोच के मैंने ये स्टार्ट किया IVF। मतलब ये समझिए कि जो प्रक्रिया, मतलब वैसे तो बोला जाता है कि अगर जो 1 साल पति पत्नी साथ में हैं और उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है तो एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इनफर्टिलिटी उसमें आ गए हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं है, छोटी जगहों में लोग 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि समस्या है क्या। तो टेस्ट ट्यूब में भी मतलब ये है कि जो चीज़ नेचुरल तरीके से हो रही है उसको हम एक आर्टिफिशियल मतलब एक तकनीक के द्वारा हम वो प्रक्रिया लैब में करते हैं। लैब में महिला के अंडे निकाल के और पुरुष के शुक्राणु निकाल के एक अच्छा वातावरण में हम भ्रूण तैयार करते हैं, और तीसरे से चौथे दिन या 5वें दिन हम उस भ्रूण को महिला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये सिंपल प्रक्रिया मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाई है। बेसिकली ये है क्या, तो वही चीज़ जो नेचुरल हो रही है, नेचुरल जो बोलते हैं ना कि अंडा और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तब भ्रूण तैयार होता है, और वो भ्रूण जाके जब बच्चेदानी के सतह पे चिपक जाता है तब जाके बच्चा रुकता है। तो ये एक सिंपल भाषा का वो है, सिंपल भाषा में समझाने के लिए है, लेकिन बेसिकली वही चीज़ को हम लैब में करते हैं। तो यहाँ पे इतनी छोटी जगह है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। टेस्ट ट्यूब में भी मतलब वो सोचते थे अरे मेरा तो है ही नहीं, मतलब मेरा है, मतलब मुझे समझाने में शुरू में बड़ी दिक्कत हुई लोगों को, लेकिन हो गया धीरे धीरे, अब समझ रहे हैं, अब तो काफ़ी सरल हो गया है समझाने में। लेकिन शुरू में बहुत दिक्कतें आई, लोगों को बताना पड़ा कि भाई आपको 20 साल हो गए शादी को, अब आपकी उम्र भी हो रही है, अगर जो टाइम जितना भी अगर जो ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो अगर जो आपको हर चीज़ ये है कि अभी आपके अंडे भी स्वस्थ हैं, पुरुष का भी अगर जो सब कुछ ठीक है, मतलब थोड़ा भी दिक्कत है तो दवाई दे के फिर आप IVF में ही जाइए, अगर जो दवाइयों के माध्यम से आपका नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। कई उसमें होता है कि महिलाओं में भी दिक्कत आती है, कई बार ये बच्चेदानी में प्रॉब्लम होती है, कई बार पुरुष में भी समस्या आई जाती है, कई बार क्या बहुत बारी पुरुष में भी समस्या आती है। तो सिर्फ महिला ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो हम चेकअप पूरा करते हैं। जैसे जब मरीज आता है तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट IVF बोल दे रहे हैं, एक जो सिंपल प्रक्रिया होती है जो हम शुरू से करते आए हैं, जब से हमने प्रैक्टिस शुरू की है, कि जो हमें सिखाया गया है कि जब पेशेंट आता है जो हिस्ट्री होती है उसके माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि सिंपल काउंसलिंग से, कई बार टाइमिंग का अंतर होता है, पुरुष साथ में नहीं रहते हैं बाहर, यहाँ स्पेशली सीधी में तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, गुजरात या बम्बई काम करने के लिए जाते हैं, पत्नी 6-6 महीने 7 साल पर उनका वो लोग आपस में नहीं मिलते हैं। तो कई बार यही एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि टाइमिंग उनको पता नहीं है। तो सिंपल काउंसलिंग से ही कई बार रिज़ल्ट मिल जाता है। कई बार ये लगता है जब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराते हैं तो सब चीज़ें देखते हैं कि कहीं बच्चेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, वो उससे जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है उसके माध्यम से हम चेक कर लेते हैं कि बच्चेदानी में कोई गांठ तो नहीं है, बच्चेदानी नॉर्मल साइज़ की है नहीं, कि अंडाशय वगैरह सब ठीक है कि नहीं, और कोई अलग से कोई सिस्ट या कुछ तो नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया है सिंपल, वो देख लेते हैं। फिर ये देख लेते हैं कि एक HSG होता है जो एकदम जो हर जगह होता है। HSG तो आजकल तो हर सेंटर में HSG होने लगा है, मासिक के 8वें 9वें 10वें रोज़। ये हम ट्यूब की जांच करते हैं, एक दवाई डालते हैं बच्चेदानी में, ये देखते हैं कि एक्सरे करते हैं, फिर ये देखते हैं कि दवाई दोनों ट्यूब में प्रॉपर गई है कि नहीं, तो उससे हमें ट्यूब की भी जाँच हो जाती है। HSG करने का एक जो फ़ायदा ये है, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, IVF तो मैंने 2016 से चालू किया है, लेकिन उससे पहले अगर जो हम HSG भी करते थे पेशेंट का, तो कई बारी HSG के बाद पेशेंट आता था, बोलता था कि मैडम वो आपने दवाई डाली और जो उसके बाद जो दवाई दी उससे मेरा बच्चा रुक गया। तो कई बारी क्या होता है, दवाई एक्चुअली डाई डालते हैं, डाई बहुत थिक होती है, तो कई बारी वो ब्लॉकेज खोलने के काम होती है, तो उसके बाद तुरंत एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन होता है वो ट्यूब की ठीक होके पेशेंट अपने आप कंसीव कर जाता है। तो HSG मैं इसलिए भी
पेशेंट को प्रेफर करती हूँ कि भाई HSG करा लो, क्योंकि हर किसी को लेप्रोस्कोपी है जो हर किसी को नहीं बोल सकते, वो भी तुरंत ही कि आए हो तो तुरंत पहले ये कराओ। और उसके बाद फिर उनके हार्मोन्स की जांच होती है कि पहले तो अंडे की AMH करके होती है जांच। इससे ये पता चलता है कि अंडे जो हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनकी संख्या तो हम गिन लेते हैं सोनोग्राफी की मदद से, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है और अभी कितने दिन समय है, ये थोड़ा AMH से हमको आइडिया लग जाता है। बाकी थायराइड हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, कुछ कुछ जांचें जो हार्मोन्स की हैं, फिर कोई फैमिली कोई शुगर वगैरह की दिक्कत तो नहीं है, घर में किसी को तो नहीं है, उसकी भी जांच होती है। वो प्रॉपर एक रूटीन जो है, जो मैं तो बहुत मिनिमल कोशिश करती हूँ कि भाई मिनिमम में पता चल जाए, वो जांच कराते हैं। ऐसे ही पुरुष की भी जांच कराते हैं, उनको शुक्राणुओं की पूरी तरह से अच्छे से लैब में जांच होती है, जिसमें उनकी संख्या भी देखते हैं और जो शुक्राणु हैं उनकी वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी चलने की क्षमता कैसी है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो इसमें बेसिकली जब चीज़ें हम सारी चीज़ें दोनों देख लेते हैं दोनों में कि संभव है क्या दवाई से या सिंपल काउंसलिंग से। दवाई से संभव होता है तो हम दवाई से बता देते हैं कि तुम इतने दिन दवाई लो, हो जाएगा। लेकिन अगर जो पेशेंट खुद थक गया कि नहीं मैं बहुत दिन से दवाई करा रहा हूँ और अब मुझे अब आगे की प्रक्रिया बताइए, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली जो इसमें होता है कि हम IUI भी प्लान करते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, दूसरा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में भी क्या होता है, ये सिंपल एक प्रोसेस होती है, इसमें खर्चा भी कम लगता है और इसमें बेसिकली अगर जो मान लीजिए शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, थोड़ी कम हो रही है या कुछ ना कुछ, या ऐसा लगता है कि एग्स वगैरह तो अच्छे बन रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर जो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करें और प्रॉपर अगर जो हम शुक्राणुओं के लिए दवाई दे दें तो पेशेंट कंसीव हो जाएगा। तो 2 से 3 साइकिल में हम IUI करते हैं, अगर जो पेशेंट यंग है तो हम कर देते हैं कि चलो शायद हो जाए इससे, और हो भी जाता है। बहुत सारे लोगों को जो यंग पेशेंट हो भी जाता है। लेकिन अगर जो 3 बार, अभी जो पहले तो लोग 6 बार का था WHO का, अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसमें 3 बार अगर जो मैक्सिमम हमने ट्राई किया, अगर जो नहीं हुआ तो फिर पेशेंट को हम काउंसिल करना शुरू कर देते हैं कि अब फालतू में आप पैसे मत वेस्ट करिए और टाइम मत वेस्ट करिए, अब IVF में जाइए। अब IVF में भी पेशेंट को फिर हम अपने हिसाब से काउंसिल मतलब समझा बुझा के, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोसेस होता है, और टेस्ट ट्यूब बेबी भी ऐसा नहीं कि हमने किया और हो ही गया, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं। हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेते हैं, ना हम दवाई की गारंटी लेते हैं, ना हम IUI की गारंटी लेते हैं। कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती कि हाँ हमने किया और हो ही गया। हम आपको बेहतर भाई इसके बाद जो बेहतर है वो आपको बताते हैं कि नहीं आपके लिए बेहतर ये है, अब आप इसी लाइन में जाइए। तो तब जाके लास्ट में को जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं तो उनको हर चीज़ें बताते हैं कि भाई जो सफलता रेशियो किताबों में जो दी रखी है, या अगर जो हम वैसे देखें तो बेसिकली किताबों की भी है, वो 30 से 35% ही चांस रहता है कि सफलता किसी भी सेंटर का, अगर जो हम साल भर का रेशियो निकालते हैं तो साल भर का रेशियो मैक्सिमम इतना ही जाता है, 35-40% ऐसे ही रहता है। अब कहने को तो हम भी बोल सकते हैं कि कुछ भी है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है। जैसे हम लोग भी बैचेस का, अगर जो मैं बैचेस में पेशेंट करती हूँ, अगर जो सपोज़ हमने 10 पेशेंट किए हैं, कभी कभी ऐसा होता है 10 में से 10 पॉजिटिव आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 10 में से 8 पॉजिटिव आते हैं, कभी कभी ये भी हुआ है कि 10 में से सिर्फ 2 ही पॉजिटिव आए हैं और कभी कभी नहीं भी आए हैं। तो ये तो हम खुद ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस बैच में किसको कितना रिज़ल्ट मिल रहा है और कब मिलेगा। तो हमारा जो ये रहता है कि भाई हर चीज़ें बेस्ट हों। पेशेंट, अच्छा पहले क्या होता था, पेशेंट एक बार कराने के बाद IVF फिर दोबारा नहीं आता था, लेकिन इतना बदलाव तो ज़रूर हुआ है। शायद हम लोग इतना कैंप्स और जो भी इतनी बार इंटरव्यू वगैरह से लोग फिर अड़ जाते हैं कि नहीं जब तक नहीं होगा तब तक हम कराएंगे। मतलब एक ये जो फेथ है, मैंने तो 4थी बार भी किया और 4थी बार में भी रिज़ल्ट, 4थी बार का भी रिज़ल्ट मिला है। तो यहाँ पे सीधी में बाहर ज़रूर लोग कराते हैं 4थी बार 5वीं बार, बट सीधी में वो मेंटालिटी नहीं थी। उनको लगता है यहाँ के पैसे दे दिए, अब मेरा नहीं हुआ तो मतलब मेरा नहीं होगा, अब सीधे बाहर भागो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब रुक रहे हैं पेशेंट, मतलब पहले जैसा स्ट्रगल नहीं है, शुरू में बहुत स्ट्रगल था, अभी कम है। चलिए, निश्चित तौर पर देखिए यह IVF के कंप्लीट जो है लगभग हमका लागत है कि अपना का पूरी प्रक्रिया का बेहद सरल शब्दन में अपना बच्चन तक पहुँचा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात विंध्य की यदि देखी जाए, या विंध्य की बात करी, या फिर हमका लगा था मध्य प्रदेश के
वह अधिक मध्य प्रदेश हो या देश के अधिकांश आबादी जो गांव में रहा थी वो के दिमाग में महिला के प्रति बड़े बुरे भाव रहे। यदि लड़का बच्चा नहीं हो तो बांझ कह देन, दूसर पति के शादी हो रही, पता नहीं मतलब वह सब अंदाजन सारी चीज़ हो रही। लेकिन आज विज्ञान के युग में चीज़न का बड़ा आसान कह दिन गया है, वो बड़े सरल तरीके से एक बेहतर कल के कल्पना की जा सकती है। तो मतलब अब आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि टेस्ट ट्यूब को लेकर एक सबसे बड़ी मेंटेलिटी लोगों में ये है, सोचते ये हैं कि टेस्ट ट्यूब मतलब कोई ऐसी परख नली होगी और परख नली के अंदर बच्चे को बनाया जाता है और फिर उसको इम्प्लांट करते हैं आप लोग। तो ऐसा कुछ ये एक मिथ है जो, इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब ग्लास से मतलब होता है, है ना। देखिए इसमें होता क्या है, उसमें जैसे हम प्रोसेस कैसे शुरू करते हैं, हम पहले ना महिला इंजेक्शंस रहते हैं, इसके इंजेक्शंस लगाते हैं, महिला के अंडे बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, अंडे मतलब बड़े करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहता है आईवीएफ में कि जैसे दो ओवरी होती हैं, दोनों ओवरी के जितने भी अंडे हैं वो अच्छे बड़े हो जाएं और उनको फिर बराबर सोनोग्राफी की मदद से हम देखते भी जाते हैं, उस हिसाब से इंजेक्शन का डोज भी एडजस्ट करते जाते हैं। करीब 12 दिन की ये प्रक्रिया होती है। 12वें दिन तक हम पूरा वॉच करते हैं अच्छे से, फिर हम 12वें से 13वें दिन हम एक इंजेक्शन लगाते हैं मैच्योरिटी के लिए, रप्चर के लिए लगाते हैं, मैच्योरिटी के लिए लगाते हैं, उसको बोलते हैं एससीजी इंजेक्शन। उसको लगाने के हम कोशिश यही करते हैं कि 38 घंटे, हम तो 36 घंटे भी कर देते हैं, 38 घंटे के अंदर अंदर हम अंडे बाहर निकाल लें। तो करीब जैसे मान लीजिए कि हमने 12वें दिन अगर जो एससीजी इंजेक्शन लगाया है तो हम उसका 14वें दिन उसका अंडे निकाल लें। अंडे के लिए क्या होता है, प्रॉपर एक अलग ओटी होती है, नॉर्मल वो कॉमन ओटी नहीं होती है जहाँ पे और ऑपरेशन होते हैं। इसका जो ओटी होती है वो नॉर्मल ओटी से हट, मतलब वो रूटीन ओटी से हट के अलग होती है और साथ में लैब इसके साथ रहता है जो आईवीएफ लैब होता है। और इस ओटी और इस लैब का वातावरण एकदम बहुत ही ज़्यादा स्टरलाइज रहता है। मतलब हम लोग क्लीनिंग वगैरह में भी जैसे स्प्रिट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल नॉर्मल सलाइन से वो यूज़ करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी स्मेल, कोई भी चीज़ें ऐसे यूज़ नहीं करते हैं जो प्रॉब्लम करे अंडे को या स्पर्म को या एम्ब्रियो को। तो उस तरह का माहौल रहता है और जो भी और लिमिटेड लोग ही उस ओटी में जा सकते हैं। प्रॉपर स्टरलाइजेशन का ध्यान दिया जाता है और एक पिकअप निडल होती है, बड़ी निडल होती है, सोनोग्राफी की मदद से उस दिन महिला को खाली पेट बुलाते हैं और थोड़ी सी बेहोशी देते हैं, हल्की बेहोशी देते हैं और अंडे हम सोनोग्राफी में देख के सारे अंडे बाहर निकाल लेते हैं। और उसी समय वो जो भी अंडे निकलते हैं उसको लैब में ले जाया जाता है। वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहता है, माइक्रोस्कोप के अंदर वो पूरा सब चीज़ें चेक करता है कि क्वालिटी कैसी है अंडे की और सब चीज़ें वो पूरा देख के उसी समय फिर जब ये प्रोसेस हो जाता है फिर पुरुष का शुक्राणु लेता है, उसको साफ़ करता है मीडिया के द्वारा और अच्छे जो शुक्राणु होते हैं उनको पूरा चेक करके एक डिश आती है। वो डिश में एक सिंपल जो आईवीएफ होता है कि उसमें जो अच्छे वाले एग्स हैं उसमें छोड़ दिए, उसमें रख देते हैं, उसमें मीडिया वगैरह भी रहता है और साथ में जो शुक्राणु है जो हमने एक अच्छा सा वो करके निकाला है उन शुक्राणुओं को उसमें रख देते हैं। तो वो जो शुक्राणु हैं वो अंडे के साथ फर्टिलाइज होते हैं और उसको फिर इंक्यूबेटर में रख देते हैं और हम लगातार हर रोज़ चेक करते हैं। बढ़िया अच्छा भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कितने सेल का हुआ ये और कैसे एम्ब्रियोज बने हैं। उसके हिसाब से या तो डे 3 या डे 5 हम महिला के बच्चेदानी में फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। नॉर्मल सी प्रोसेस जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कोई बेहोशी नहीं होती है, ना कोई उसमें दर्द होता है और ये सिंपल प्रोसेस होती है कि आईवीएफ है। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है कि लोगों को लगता है ऑपरेशन है कि बेड रेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पेशेंट अगर जो कंसीव हो जाता है, बच्चा रुक जाता है तो चूँकि पेशेंट अपने आप में ही लगता है कि अरे मेरा इतने दिन बाद बच्चा रुका है तो मैं बिल्कुल बेड रेस्ट हूँ, वो पेशेंट का खुद का वो रहता है। डॉक्टर कोई एडवाइस नहीं करता है कि तुम बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाओ कि बिल्कुल उठना नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोलता है। सबका ये रहता है आप अपना रूटीन काम करिए। हाँ ये है कि बहुत यात्रा या जो क्योंकि इंजेक्शन्स वगैरह के टाइमिंग भी दिक्कत हो जाते हैं तो बहुत यात्रा वात्रा नहीं करिए और अपना जो रूटीन भारी चीज़ मत उठाइए, जो अपना रूटीन वर्क है वो आप करते रहिए। ये सिंपल प्रोसेस है। चलिए तो निश्चित तौर पर टेस्ट ट्यूब के मतलब अपना बच्चे समझ चुके हो कि टेस्ट ट्यूब
कोनो परख नली में तैयार कीन का बच्चा ना हो, बल्कि वह माँ के गर्भाशय में पला बच्चा है। हाँ, ओकर प्रक्रिया जो शुरुआती प्रक्रिया है ओकर जरूर थोड़ा वैज्ञानिक रूप से कम जो है संपूर्ण कई के ओके बाद जो है वह अगली प्रक्रिया खातिर माँ के गर्भाशय में जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों के दिमाग में एक ये भी सवाल आता है, आपने जैसे बताया कि ज़रूरी नहीं कि पुरुष में ही दिक्कत हो या फिर महिला में ही दिक्कत हो, दोनों में भी दिक्कत हो सकती है और एक एक में भी दिक्कत हो सकती है। यदि पुरुष में दिक्कत है उस दौरान फिर आप लोग क्या मतलब कदम उठाती हैं कि एक स्वस्थ बच्चा जो है परिवार को मिल पाए? देखिए, अगर जो पुरुष में ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या तो उसके शुक्राणु कम हैं, या जो शुक्राणु हैं उनकी जो मोटिलिटी है वो प्रॉब्लम में है, मतलब वो दिक्कत में है। या तो फिर जो उसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर चीज़ें देखते हैं, मतलब जो उसकी संरचना है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या वो मतलब शुक्राणु है ही नहीं। 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर जो मान लीजिए कि शुक्राणु कम है तो उसके लिए दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक मतलब दवाई, मोटिलिटी के लिए भी दवाई दी जाती है। और उसके और भी टेस्ट कराते हैं, जैसे सोनोग्राफी वगैरह उसकी कराते हैं, हार्मोन्स टेस्ट भी पुरुषों के कराते हैं। हर चीज़ें देखने के बाद मेडिसिन पे रखते हैं। और शुक्राणु अगर जो बहुत कम है तो एक प्रक्रिया होती है IVF विद ICSI, मतलब टेस्ट ट्यूब पे भी सेम चीज़, वही अंडा निकालना है, डिस्क में अंडा रखना है। लेकिन क्या करते हैं ICSI में, जैसे मान लीजिए कि किसी पुरुष के सिर्फ 4 या 5 शुक्राणु अच्छी क्वालिटी के मिले हैं, तो हर एक शुक्राणु को हर एक अंडे के साथ मतलब शुक्राणु को अंडे के साथ इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि जो वो प्रोसेस है उसकी जो चलने वगैरह की वो शॉर्ट हो जाए और भ्रूण अच्छा तैयार हो जाए। एक ये तो ओलिगोस्पर्मिया के लोग हैं जो जिनके शुक्राणु कम है। एक होता है कि शुक्राणु नहीं मिल रहे हैं, मतलब नील है, तो उसके लिए फिर हम ये देखते हैं कि 2 तरह से होता है। कई बार क्या होता है कि शुक्राणु तो अंदर बनते हैं, लेकिन बाहर किसी हाइड्रोसिल की वजह से या वेरिकोसिल की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बाहर वो नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर चेकअप करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर बन रहा है और बाहर नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए एक हार्मोन टेस्ट होता है, वो कराते हैं, नहीं तो सोनोग्राफी कराते हैं। और अगर जो ऐसा है कि शुक्राणु अंदर बन रहे हैं तो फिर उसके लिए टीसा करते हैं कि जहाँ बन रहा है वहीं से फ्लूइड निकाल के शुक्राणु लेके और फिर हम IVF की प्रोसेस पूरी करते हैं। लेकिन सपोज़ अगर जो नहीं भी मिल रहा है, बिल्कुल नहीं है, ना शुक्राणु बन रहे हैं ना बाहर निकल रहे हैं, तो फिर उसके लिए फिर हम डोनर स्पर्म पे जाते हैं। डोनर स्पर्म भी जो लेते हैं प्रॉपर एक बैंक से लेते हैं, जो ऑथराइज्ड बैंक रहता है, उनकी पूरी सर्टिफिकेट रहता है पूरी। और हम जिससे भी मंगाते हैं तो हमारे पास पूरे उसके रिकॉर्ड्स रहते हैं, सब कुछ ब्लड ग्रुप हर चीज़ के साथ एक वो रिकॉर्ड देते हैं। और वो फिर हम डोनर स्पर्म को ऑप्शन में डालते हैं कि भाई अगर जो उनके इसके खुद के नहीं तो डोनर स्पर्म के साथ फिर हम मैच कराएं। चलिए, और यदि बात की जाए महिलाओं के लिए, फिर उनके लिए भी यही प्रक्रिया है कि उनकी भी जैसे उनके में दिक्कत है, महिला के नहीं बन रहे अंडे, तो फिर उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हाँ, महिला के अगर जो नहीं अंडे बन रहे हैं तो पहले तो ये देख लेते हैं इमेज करा के कि कितना उसका इमेज वैल्यू है। तो पहला जो स्टार्ट करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इंजेक्शंस, जो हम इंजेक्शंस देते हैं, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर लग रहा है कि कोई चांस नहीं है, तो फिर एग जो है बैंक से लेते हैं हम लोग। वो ART बैंक होता है, ऑथराइज्ड बैंक होता है, तो वो बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ और हर चीज़ें हमें पता रहती हैं, जो वो फिर हम बैंक से लेते हैं और पेशेंट का कंसेंट लेते हैं। फिर उस बैंक से जब एग लेते हैं तो एग और जो हस्बैंड का स्पर्म लेके एम्ब्रियोज तैयार करके फिर उस महिला के गर्भ में डाल देते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एग डोनेशन। दूसरी एक प्रक्रिया होती है एम्ब्रियो डोनेशन। कई बार क्या होता है, महिला में भी दिक्कत है, पुरुष में भी दिक्कत है, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि हम पूरा का पूरा एम्ब्रियो ही बैंक से लेते हैं, और वही ART बैंक से, और बैंक से मतलब लेके ऑफिस से महिला के घर में वो एम्ब्रियो रख देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एम्ब्रियो डोनेशन। चलिए, तो निश्चित तौर पर सवाल और जवाब जैसा कि चलते लागे,
कोशिश हमारी यह है कि लगभग मिलत जुलत सवाल जो अपना के मन में तैयार होते उस सवालन के जवाब हम सीधे ले। एक सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने बताया कि ये बच्चे टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि माँ के गर्भ में पलते हैं और फिर उसके बाद इस दुनिया में और उनके माँ और बाप के बेहतर कल के लिए वो इस दुनिया में आते हैं। उन बच्चों में और आम बच्चों में इसको लेकर एक मिथ है कि वो बच्चे बेहद सेंसिटिव होते हैं, वातावरण नहीं झेल पाते, सर्दी खांसी बुखार ये सब समस्याएं होती हैं, बल्कि एक आम बच्चा जो एक नॉर्मल प्रोसेस से होता है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो क्या कुछ ऐसा रहता है क्या? ये जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो गांव के बच्चे होते हैं और जो शहर के बच्चे होते हैं जो बिल्कुल लाड प्यार से पले बड़े रहते हैं, और गांव वाले क्या है मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ नहीं होता उनको, नदी में नहा रहे हैं, भैंस के साथ खेल रहे हैं, और वही थोड़ी सी भी मिट्टी अगर जो लगती है तो फिर उनको क्लीन किया जाता है। और इम्यूनिटी अगर जो दोनों की देखा जाए तो इम्यूनिटी दोनों में किसकी ज़्यादा अच्छी होती है? जो गाँव में, क्योंकि ऑलरेडी वो सनलाइट भी प्रॉपर ले रहा है, क्योंकि दोपहर भर चाहे कितनी भी धूप हो उनका कोई मतलब नहीं है, कितनी खेलना ही है, खेलते भी खूब है बच्चे वो। लेकिन आज का जो वातावरण है घर जो इस समय जो वो चल रहा है कि जितने भी शहर के बच्चे हैं या जितने भी हाई क्लास बच्चे हैं, ज़्यादातर वो लोग बहुत ही कुछ ज़्यादा ही नाजुक होते हैं। अगर जो उनको तैरना भी है तो स्विमिंग पूल में तैरना है, खेलना है तो वीडियो गेम खेलना है। मतलब वो जो बाहर की जो एक्टिविटी है ना धीरे धीरे कम हो गई है। तो डिफरेंस तो भैया यहीं से है। तो ये कौन से IVF के बच्चे हैं? तो नॉर्मली बच्चे हैं ना। सेम चीज़ मैं आपको ये भी बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अब जो पेरेंट इतने साल से प्रयास कर रहे हैं कि मुझे बच्चा हो जाए, एकदम से उनको जो ये वो खुशी मिलती है, तो आप खुद सोचिए उसको वो कैसे केयर करते होंगे। तो कहीं ना कहीं वो केयर के साथ साथ कहीं ना कहीं उस बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया जाता है कि वो इम्यूनिटी और हर चीज़ों को उतना उनका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि अभी जितने भी भाई हमारे वहाँ के भी जितने भी बच्चे हैं कोई ये कंप्लेन नहीं करता है कि कोई प्रॉब्लम आई है। अभी तक फ़िलहाल टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बल्कि ये ज़रूर कंप्लेन आती है कि मैडम आपके वहाँ के बच्चे शैतान बहुत होते हैं। चलिए अच्छी बात है कि एक्टिव बच्चे हैं और बड़े तसल्ली से और बड़े कहा जाए कि बारीकी से ही कामन का कीन जात है। और निश्चित तौर पर वैज्ञानिक पद्धति जब कोनो विकसित होती तो वो माँ हर छोट बातन के ध्यान रखा जाता है। एक जो ज़रूरी सवाल, हालांकि ये एक बड़ा सवाल का जवाब आपने बड़े बेहतर तरीके से आपने दिया है कि लोगों के दिमाग में ये था कि टेस्ट ट्यूब के बच्चे जो है कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रक्रिया है। जैसे आम बच्चे उसी तरह टेस्ट ट्यूब के बच्चे। एक दिमाग में लोगों के प्रश्न ये है कि टेस्ट ट्यूब में यदि हम बच्चा मतलब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारे लड़का ही होगा, और इसके लिए मतलब डॉक्टर से हम मतलब कुछ ऐसा डॉक्टर्स के पास प्रक्रिया होती है कि टेस्ट ट्यूब में केवल लड़के ही लड़के होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको थोड़ी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है उसको थोड़ी पता होता है कि लड़का है कि लड़की हो। तो सिंपल वो स्पर्म और जो एग रहता है वो मैच कराता है। हमारा तो मेन मकसद, मतलब हमारा क्या सब भी सेंटर का मेन मकसद ये रहता है कि भाई बच्चा हो जाए किसी तरह, भाई हमारा रिजल्ट पॉजिटिव जाए। बाकी ये बिल्कुल मिथ है कि सिर्फ लड़का ही होता है, लड़कियां खूब होती हैं, ट्विंस होती हैं लड़की। हाँ, लोग आते, हाँ ये एक प्रोसेस ज़रूर है कि लड़का वो करने का, लेकिन हमारे इंडिया में वो चीज़ें बैन है। लेकिन वो जैसे बायोप्सी वगैरह लेते हैं, बायोप्सी लेकिन उसी पेशेंट का होता है जिसमें ऑलरेडी पहले बच्चे में कोई बीमारी है, कोई कंजेनाइटल बीमारी बच्चे में है, कोई हेरिडिटरी बीमारी है। वो सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए एक वो बायोप्सी वगैरह करते हैं, लेकिन वो रूटीनली नहीं होती ये चीज़ें। और कि इसलिए नहीं होती कि वो लड़का देखना है कि लड़की देखनी, वो इसलिए भी होती है कि ये देखने के लिए कि जो अंदर जो एम्ब्रियो है वो स्वस्थ है कि नहीं, कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। और वो ये हर जगह होती भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब ये बड़ी सिटी में होती है और हायर सेंटर में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये एक मिथ है कि लड़का ही होगा कि लड़की होगी। अक्सर ये देखा जाता है कि बेटा और बेटी जुड़वा हो जाते हैं। मतलब जो ये प्रक्रिया होती है इसमें IVF में मैक्सिमम केसेस में मैंने जो देखा है
और लोगों से जब कभी चर्चा होती है, किसी ने बोला तो बोले कि जुड़वा बच्चे ज़्यादा होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? कभी लड़की लड़की दो हो जाती है, कभी लड़की और लड़का दोनों हो जाते हैं, तो ये क्या कैसी प्रक्रिया? एक्चुअली जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो हम एक ट्रांसफ़र बहुत कम करते हैं। जैसे मैं भी अपना बताऊं, मैं एक पहले तो 3 करते थे, 3 ट्रांसफ़र कर दिए कि 3 में से चलो एक तो शायद इम्प्लांट हो जाए, ऐसा वाला रहता था। लेकिन अब वो धीरे से कम कर दिया है, 2 ही करते हैं क्योंकि कहीं ट्रिपलेट का भी डर लगता है, तो 2 ही करते हैं कि चलो एक नहीं तो एक शायद इम्प्लांट हो जाए। कई बार दोनों हो जाते हैं तो ट्विंस हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा भी हुआ है कि 3 बच्चे हो गए हैं? हाँ, हुआ है, कई बार हुआ है। नहीं तो आपके ऊपर ये नहीं कहते वो माता पिता कि भाई हमने एक मांगा था अपने, मतलब इतना अब इनका, भाई एक कोई भी परिवार है उसको लगता होगा कि अब ये 3 बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज करना, मतलब ये भी समस्या है? नहीं, लेकिन वो सब चीज़ें काउंसिल्ड रहती हैं, बताया जाता है, सब चीज़ें उनको बताई जाती हैं। पहले से रिटर्न रहता है, हर चीज़ रिटर्न में रहती है। और अगर कुछ पेशेंट, जैसे इसका एक वो भी है कि भाई आप 2 हैं और अगर जो तीसरा अगर इन केस आता है जो बहुत कम है, मतलब मेरी अभी तक के उसमें 1 केस हुआ है बस, उसका रिडक्शन होता है कि भाई ठीक है, एक आपने रिड्यूस करा दिया, तीसरे महीने में रिड्यूस होता है, जो इंदौर वगैरह में भेज के, इंदौर दिल्ली वगैरह में भेज के करवाते हैं, तो एक रिड्यूस हो जाता है, बाकी 2 स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो ये लीगल है? हाँ, रिड्यूसिंग? हाँ, लीगल है, करते हैं लोग। अच्छा, हाँ। मतलब आप उसे टोटली मॉनिटर करते रहते हैं इम्प्लांट के बाद, और फिर उसको धीरे धीरे, जैसे क्या है कि आप देखते रहते हैं, यदि ज़्यादा एग्स डेवलप हो गए तो फिर आप उसको रिड्यूस कराते हैं? हाँ, नहीं, ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर जो मान लीजिए, वो तो पहले से ही पता चल जाता है। हाँ, हाँ। जब हम पहली बार अल्ट्रासाउंड करते हैं तभी हमें एक आइडिया लग जाता है कि 2 है कि 3 है कि 1 है ना। लेकिन इसका रिडक्शन का एक टाइम होता है, वो 3 मंथ्स का रहता है। 3 मंथ्स के बाद ही जो होता है। तो जैसे वो टाइम पीरियड पे आता है तो वैसे ही फिर मैं भेज देती हूँ बाहर कि क्योंकि ये मेरे साथ नॉर्मल में भी हुआ है ट्रिपलेट, ऐसा नहीं कि आईवीएफ में ही बता रही। आईवीएफ का तो सिर्फ 1 ही केस हुआ है। कई बार नॉर्मली पेशेंट कंसीव करके आते हैं, 3 होते हैं, तो उनके साथ भी कि भाई ठीक है तुम जाके रिड्यूस करा दो, तो वो सेंटर में जाके रिड्यूस कराते हैं, फिर आके हमारे वहाँ फॉलोअप रहता है, स्वस्थ बच्चे होते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि अपना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो माता पिता का खुशी के संसार पावे खातिर एक आंगन में खेलत बच्चा जरूर चाहिए। और निश्चित तौर पर तबे परिवार संपूर्ण होते हैं। यह परिवार के कामना वह हर छोटा व्यक्ति हो, मतलब कमाई कम हो, तब वह व्यक्ति चाहते यह में, और जो बहुत कुछ कमाए चुका है वह यह में परिवार चाहता है। लेकिन अब बात ज़रूरी ये है कि सब कुछ यदि करना है तो कॉस्टिंग, ये महंगी प्रक्रिया है। जैसे आपने शुरू में ही बताया कि इतना आसान नहीं है एक परिवार को इन प्रक्रियाओं से गुजरना। तो यदि देखा जाए तो सीधी, रीवा, सतना, सिगरौली तक आपका पूरा सेंटर है, केंद्र है, तो अमूमन एक आईवीएफ प्रक्रिया में कितना खर्च हो जाता है, कितना खर्च आ जाता है लगभग? क्योंकि इसका कोई तय रेट तो है नहीं, अब आप लोग प्रक्रिया बता पाएंगे, तो मतलब इसका कॉस्टिंग क्या आती है एक बार प्रक्रिया फॉलो करने में? देखिए, कम से कम ये 2 लाख से ऊपर ही जाता है, जो मैं आपको सब कुछ लेके बता, सब कुछ मिला के बता रही हूँ। आराम से 2-2.5 लाख रुपए ही आता है एक बार में आईवीएफ। और एक प्रक्रिया आईवीएफ के पहले आपने बताई थी कि हम प्रयास करते हैं, आईयूआई। हाँ, जो आईयूआई तो बहुत सस्ते में हो जाती है। कई सेंटर 2000 में करते हैं, कई सेंटर 5, मतलब आप कुल मिला के 4-5 हज़ार में वो आईयूआई हो जाती है, क्योंकि उसमें इंजेक्शंस वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं, सोनोग्राफी आ जाती है, सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर जो इंजेक्शंस लगते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ता है, अदरवाइज़ वो सस्ते में ही हो जाती है। चलिए, तो निश्चित तौर पर आईवीएफ से जुड़ी हर जानकारी पहुँचावे के हमारा जो मकसद रहा अपना तक, वह मकसद में हमारा सहभागी डॉक्टर साहिबा मीना मिश्रा जी रही, जिनके द्वारा प्रथम आईवीएफ सेंटर खुद संचालित किए जाते हैं। वो आज तक हजारन के संख्या में ये प्रक्रिया का जो है कंप्लीट पूर्ण कर चुके हैं। उसके साथ साथ अपना के जो सफलता के रेट है या प्रक्रिया के, वो 50% से ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर एक विश्वास है लोगन के, लोगन से जुड़े जो सवाल है, यदि अपना के घर में, आंगन में बच्चा नहीं आए, नहीं खेल लगाए, तो अपना एक बे संपर्क कर सके थे डॉक्टर बीना मिश्रा से। हमारे साथ नीचे अपना के टेस्ट ट्यूब
बेबी सेंटर के नंबर चल रहा है, वो नंबर में अपना फ़ोन करके जानकारी हासिल कर सकी थी। ओके साथ साथ यदि कोनो सवाल है अपना के मन में तो सवाल अपना बाकायदा कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकी थे। कोशिश करब हम फिर से डॉक्टर बीना मिश्रा से हेलो डॉक्टर में फिर से आमंत्रित करी और उनसे सीधी बातचीत करी और अपना के से जुड़े सवालन के जवाब लेके प्रयास करी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग